गृह मंत्रालय कहता है कि लगभग 40,000 रोहिंग्या भारत में है। भारत सरकार ने एक एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें आंकड़ा बताया गया है लगभग 5 लाख। प्रतिदिन वो आ रहे हैं। जब हम और आप अभी बात कर रहे हैं तो वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। आप देखिए, हरियाणा जला, मणिपुर जला, राजस्थान जला, पीछे के स्टेट कितने जले और आगे कितने जलेंगे। आजादी के पहले तो मुझे लगता है कि इस तरह की स्थिति नहीं थी। जितना भी इंसिडेंट हुआ है, जिसमें राइट्स वगैरह हुए हैं, सब में रोहिंग्या का इन्वॉल्वमेंट साफ तौर से दिखा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज शरणार्थी समस्या वैश्विक समस्या बन चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में भी रोहिंग्याओं की समस्या बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। हर दिन भारत कहीं ना कहीं इस समस्या से दो चार हो ही रहा है। आज इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पंकज सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और जो यूएनएचसीआर में रिसेटलमेंट एक्सपर्ट के तौर पर काम भी कर चुके हैं। पंकज जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पंकज जी, रिसेटलमेंट इंचार्ज के तौर पर आपने यूएनएचसीआर में काम किया है। रोहिंग्याओं की समस्या को आपने बहुत करीब से देखा सुना होगा। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और कुछ ऐसे अनुभव साझा कीजिए जिससे कि हमारे दर्शक चीज़ों को समझ सकें कि आखिर रोहिंग्याओं की समस्या भारत में क्यों इतनी बड़ी होती जा रही है। मैं लगभग 4.5 साल 5 साल रोहिंग्या के मामले में काम किया हूँ, यूएनएचसीआर के रिफ्यूजी स्टेटस डिटर्मिनेशन ऑफिसर के तौर पे। मेरा प्राइमरी फोकस था आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजी, एंड सबसे बड़ा चैलेंज था उनका आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग। ये 3 चीज़ों पे मैंने काम किया है। आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन रोहिंग्या का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान जब म्यांमार से आते हैं तो बांग्लादेश में काफ़ी लंबे समय का वक्त बिताते हैं जी। और बहुत सारे रोहिंग्या का जो मैंने इंटरव्यू लिया तो उसमें बहुत सारे में इंटरव्यू में मैंने पाया कि उनके पास बांग्लादेश का आइडेंटिटी कार्ड था। तो अब मैं कैसे समझूं या कैसे मानूं कि ये रोहिंग्या रिफ्यूजी हैं। रोहिंग्या रिफ्यूजी के पास तो कोई कागज़ या कोई डॉक्यूमेंट तो होता नहीं है। तो यूएनएचसीआर एक उनके पास आइडेंटिफिकेशन का कोई पैमाना है नहीं। वो एक इंटरव्यू है। इंटरव्यू में हम उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं और क्यों वापस नहीं जा सकते और क्या उनका ट्रैवल रूट है। तो मैंने पाया अपने इंटरव्यू में कि उनका ट्रैवल रूट म्यांमार से डायरेक्टली भारत के लिए नहीं है। बहुत सारे रोहिंग्या जो भारत में आज मौजूद हैं वो बांग्लादेश में लंबे समय से रहे हैं और उनके पास बांग्लादेश का आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट रहा है। और उनके इसके बाद जो सबसे ज़्यादा चैलेंज था कि अगर रोहिंग्या मुसलमान हैं तो वो बांग्लादेश के सिटीजन के साथ उनकी शादी हो चुकी है। तब वो जब भारत आते हैं तो यूएनएचसीआर का मैंडेट जो है रिफ्यूजी का स्टेटस देना सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों के लिए है, ना कि बांग्लादेशियों के लिए। तो ये सबसे बड़ा यूएनएचसीआर का लूपहोल्स में आता है कि आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन के बावजूद यूएनएचसीआर ने गलत तरीके से, मैं कहूँ कि बांग्लादेशियों को भी शरणार्थी बनाया है। उनके पास बहुत सारे बांग्लादेशी हैं, उनके पास आज के दौर पे यूएनएचसीआर का रिफ्यूजी कार्ड है। तो दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग, जो मेरा अनुभव है। तो मैंने लगभग 1000 रोहिंग्या लोगों का इंटरव्यू लिया। उसमें से मैंने पाया कि लगभग 800 से 900 लोग जो थे रोहिंग्या के, दे वर ऑल बांग्लादेशीज। अब उनके पास कागज नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रोहिंग्या है। बहुत कम, 1000 में से मुझे लगता है कि 50 लोग थे जो बर्मीज भाषा बोलते थे। इससे थोड़ा सा क्लैरिटी होता है कि ये हो सकता है कि ये रोहिंग्या हो। और उनको अपना म्यांमार में जिस गांव से रहते थे, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, उनको जानकारी था। बहुत सारे रोहिंग्या जो उनके बच्चे, उनको कोई म्यांमार का जानकारी नहीं था। तो इससे ये मेरा कंक्लूजन ये था कि आउट ऑफ 1000 में बी आउट ऑफ 1000 रोहिंग्या फैमिलीज, मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल कैन बी मोर देन 5000। जी। तो उसमें से मुझे लगता है कि आउट ऑफ 5000 इंडिविजुअल्स, लेट्स से 70% वर बांग्लादेशीज। तो 70% आर बांग्लादेशीज। ये मैंने मुद्दा बहुत तरीके से उठाया है, बाय माय राइटिंग, बाय माय पब्लिकेशन, कि हाउ यूएनएचसीआर हैज यूज्ड आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन दैट इज बॉच्ड अप एंड दे हैव इलीगली गिवन मैंडेट रिफ्यूजी स्टेटस टू बांग्लादेशीज।
अच्छा, ये म्यांमार से, बांग्लादेश से समस्या क्या है? इनको भगाया जा रहा है या ये भाग क्या रहे हैं बड़े देशों में, भारत जैसे देशों में, ताकि और अच्छी सुविधाएं मिले, या फिर यहाँ के लूप होल्स का फायदा उठाने के लिए? क्या मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा तो सबको पता है कि उनको वहाँ की सरकार प्रताड़ित कर रही है, एवरीवन नोज इट। और उनको सरकार उनको नेशनैलिटी कार्ड उनके पास है नहीं, उनको नागरिकता म्यांमार जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं जो आज भारत में है उनका लीगल स्टेटस इतना ही है कि दे आर इलीगल इमिग्रेंट ऑल्सो इन म्यांमार। म्यांमार सरकार उनके पास कोई कागज नहीं है, दे डोंट हैव नेशनलिटी कार्ड, दे हैव ओनली अ टेम्परेरी रेसिडेंस कार्ड। तो आज के दौर में अगर हम बात करें, म्यांमार सरकार जैसे भारत सरकार बात कर रही है कि हम म्यांमार में डिपोर्ट करेंगे, कहाँ डिपोर्ट करेंगे? म्यांमार सरकार तो उनको मना करेगी, ये हमारे नेशनल है ही नहीं, हमारे सिटीजन है नहीं। नहीं, मैं यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। नेशनलिटी कार्ड अगर बांग्लादेश में नहीं है, नहीं, इनका नेशनलिटी कार्ड म्यांमार सरकार ही नहीं दी है इनको। मैं वही कह रहा हूँ, चाहे वो म्यांमार की बात हो या बांग्लादेश की बात हो, अगर वहां नहीं है तो उनको ये चीज पता है, तो उनको ये भी तो पता है कि इंडिया में भी जाएंगे या किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वहां भी नेशनल कार्ड नहीं बनेगी। तो ये फर्जी जो डॉक्यूमेंट पे ये सब कुछ हो रहा है, ये कैसे, क्यों आखिर यहाँ आ रहा है? उनको ये नहीं पता है कल को डिपोर्ट कर दिया जाएगा? नहीं, अब इंडिया में यूएनएचसीआर का सबसे बड़ा रोल है। यूएनएचसीआर एक टेम्परेरी प्रोटेक्शन देती है कि जब तक ये रिसेटल नहीं होते हैं, रिसेटलमेंट मीन्स अगर इनको थर्ड कंट्री लाइक अमेरिका, यूएस, कनाडा जब तक इनको बुलाती नहीं है तब तक आप इनको टेम्परेरी भारत में रहने दीजिए या बांग्लादेश में रहने दीजिए। बांग्लादेश में लगभग आज 90 लाख रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं और भारत में इनका कोई गिनती नहीं है। यूएनएचसीआर का जो डेटा है, यूएनएचसीआर की डेटा बोलती है कि सिर्फ 40,000 रोहिंग्या रिफ्यूजीज रजिस्टर्ड है। तो आप मानते हैं कि यूएनएचसीआर भारत की अखंडता के साथ, भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है? बिल्कुल कर रही है, क्योंकि यूएनएचसीआर जो है उनके पास जो डेटा है आज भारत सरकार से साझा नहीं करती है। मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा। मोहम्मद खालिद नाम का एक रोहिंग्या रिफ्यूजी बर्दवान बॉम्ब ब्लास्ट में एनआईए ने उसकी गिरफ्तारी की थी और यूएनएचसीआर के डेटाबेस में वो आदमी मोहम्मद खालिद था, लेकिन यूएनएचसीआर ने इसका डिटेल भारत सरकार से साझा नहीं किया। जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं और स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग में हम ये करते हैं कि क्या इस व्यक्ति जो म्यांमार नेशनल है, जो रोहिंग्या है, क्या इसका कोई संबंध आतंकवादी संगठन से तो नहीं रहा म्यांमार में, या फिर बांग्लादेश में तो नहीं रहा है लंबे समय तक। ये हम इंटरव्यू में पूछते हैं, बट हमारा जो पूछताछ है, हम कोई पुलिस ऑफिसर तो है नहीं, वी कैनॉट स्ट्रिक्टली आस्क देम क्वेश्चंस। एक पुलिस का जो तौर तरीका होता है पूछताछ का और एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन यूएन का होता है, दोनों में अंतर है। लेकिन यूएनएचसीआर का ये कर्तव्य है, यूएनएचसीआर का ये ड्यूटी है कि आप सारे इंफॉर्मेशन इस टाइप के केसेस में आप भारत सरकार से साझा करेंगे। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि मोहम्मद खालिद के केस में जो 2008 में बर्दवान बॉम्ब ब्लास्ट था, उसका नाम आया था, यूएनएचसीआर ने ये साझा नहीं किया। और ऐसे कई एग्जांपल्स होंगे, कई लोग होंगे। और सबसे ज्यादा लोग हैं जिनका रेडिकलाइजेशन होता है वो बुथिडोंग और मोंगडो जो शहर है म्यांमार। ये आप जो बता रहे हैं पंकज जी, बहुत बड़ा थ्रेट है देश के लिए। बिल्कुल, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ये सारे रिकॉर्ड में है। अगर यूएनएचसीआर से भारत सरकार अगर वो सारा डेटा मांगे और सारा इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट मांगे तो भारत सरकार को बहुत सारे तथ्य मिलेंगे जिनमें इनका इन्वॉल्वमेंट आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा रेडिकलाइजेशन कहाँ होता है? सहारनपुर यूपी में होता है। सहारनपुर यूपी में बहुत सारे रोहिंग्या आप देखेंगे, दंगे वगैरह भी होते हैं। तो यूपी में अभी आपने सुना होगा कि 60 रोहिंग्याज वर अरेस्टेड बाय एटीएस यूपी। हाउ? बिकॉज दे वर ऑल लिविंग, जो आसपास सहारनपुर एरिया में रहते हैं वो वहां पे रहते हैं। फिर आपका दिल्ली में भी रहते हैं, जो मरकज इनका है उनको अटेंड करते हैं। यूएनएचसीआर भारत सरकार से डाटा नहीं साझा करती है। बिल्कुल। और तो भारत सरकार को ऐसी कौन सी बड़ी मजबूरी है कि रोहिंग्याओं को झेलने के लिए तैयार है? अभी देखिए, मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ, मणिपुर के मामले में इतना बड़ा हाथ रोहिंग्याओं का होने का आरोप लगा। आप काफी करीब से इस पर काम किए हैं, काफी करीब से देखा समझा है। मणिपुर मसले पे आप क्या कहना चाहेंगे? मणिपुर का एपिसोड, या बात मणिपुर की नहीं है पंकज जी, नहीं, इंडिया के लगभग काफी स्टेट्स में रोहिंग्याओं के चलते अस्त व्यस्त चीजें आती हैं, बहुत ही खबरें उल्टी पुल्टी आती रही हैं।
मैं ओवरऑल पे आपका कमेंट चाहूंगा एज ए एक्सपर्ट। मैं बिल्कुल बताता हूँ। रोहिंग्या बांग्लादेश में काफ़ी लंबे समय से रहते हैं, उनका रेडिकलाइजेशन होता है बांग्लादेश में जी। उसके बाद वो आते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, सबसे पहले वो बांग्लादेश से बंगाल आते हैं। मणिपुर भी एक बॉर्डर एरिया है, त्रिपुरा भी बॉर्डर एरिया है, असम भी बॉर्डर एरिया है। आप सभी स्टेट्स को देखें, डेमोग्राफी चेंज हुआ है जी। ये कहाँ से लोग आए हैं? दे आर नॉट ओनली रोहिंग्या, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि दे आर ऑल्सो इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश। वो रोहिंग्या के आड़ में रिफ्यूजी स्टेटस लेना चाहते हैं और भारत सरकार से बोगस डॉक्यूमेंट के पीछे छिपके वो उनका रेडिकलाइजेशन हो रहा है। सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप देखिए झारखंड में, झारखंड में सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है बॉर्डर एरिया साहिबगंज वगैरह एरिया में आप देखें तो, ठीक है। बंगाल में आप देखिए आए दिन वहां पे राइट्स वगैरह होता रहता है। सबसे बड़ा एग्जांपल है रामनवमी वायलेंस जो रिसेंटली हुआ है जी। मुझे नहीं लगता है कि बंगाल का लोकल लोगों के पास इतना समय होगा जो वायलेंस में पार्टिसिपेट करेंगे जी। आज की जो वहाँ की मौजूदा जो पार्टी है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो अगर वोट बैंक के रूप में अगर उनको अगर उनका है तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं जिनको दे आर बीइंग यूज्ड एज अ कैनन फोडर। सबसे बड़ा एग्जांपल और मैं बताऊंगा कि दिल्ली में सीए के विरुद्ध राइट्स हुआ, रोहिंग्या को वहां पे इस्तेमाल किया गया। हरियाणा में वॉयलेंस हुआ अभी कुछ दिन पहले, वहां पे रोहिंग्या मुसलमानों का इन्वॉल्वमेंट का है। तो नू में तो दीज आर ऑल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड तो काफी क्लियर है कि उनको आइडेंटिफाई कीजिए और रिपोर्ट कीजिए। तो एक थ्रेट तो है, बाकी आप देखिए बाकी रिफ्यूजीज से इंडिया को थ्रेट नहीं है। अब जैसे अफगान रिफ्यूजीज, उनके साथ भारत को ऐसा कुछ थ्रेट तो है नहीं, लेकिन आज के दौर पे उनसे भी थ्रेट है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब से वहां पे सरकार बदली है, जब से तालिबान की सरकार आई है, तो उनका भी आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन जो है काफी कठिन हो गया है। हम यूएनएचसीआर के वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और स्क्रीनिंग पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार को आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन और स्क्रीनिंग करना होगा, जो आज कर रही है। उनको 2013 से करना था। सबसे बड़ा रिफ्यूजी का इन्फ्लक्स, चाहे वो अफगान हो जाए, चाहे रोहिंग्या हो जाए, चाहे और किसी देश के हों, सबसे ज्यादा रिफ्यूजी इन्फ्लक्स अफगानिस्तान से 2013 में आया फॉर एग्जांपल। उसके बाद 2020 में आया। रोहिंग्या भारत में 2010 में आए, 2013 में आए, 2017 में आए और काफी नंबर्स में आए। और 2017 में इनका आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन भारत सरकार ने कहा सारे राज्यों को करना है, लेकिन कुछ राज्य हैं जो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ राज्य नहीं कर रहे हैं। पंकज जी, राज्यों की बात जो आपने अभी की, तो जहां तक मुझे सुनने में आता है, भाजपा शासित राज्यों में वेरिफिकेशन को लेकर तो सरकार गंभीर है, लेकिन कुछ अन्य राज्यों में अन्य पार्टियों की जहां सरकारें हैं, वहां रोहिंग्याओं की वेरिफिकेशन को लेकर काफी टाल मटोल रवैया अपनाया जाता रहा है। इन आरोपों में कितना दम आपको लगता है? अब जैसे मुझे लग रहा है कि आप देखिए मणिपुर सरकार, त्रिपुरा सरकार रोहिंग्या का और जितने भी लीगल इमिग्रेंट है उनका वेरिफिकेशन कर रही है। दिल्ली में तो होता ही है क्योंकि एफआरआरओ का यहाँ पे ऑफिस है और सारे लोगों को वेरिफिकेशन करना ही है, पुलिस रिपोर्टिंग करना ही करना है। मणिपुर सरकार में बीजेपी का शासन है मणिपुर में, बिल्कुल। और तो क्या ये वेरिफिकेशन पहले से स्टार्ट है, इसके बाद दंगा उंगा जो ये सब हुआ उसके बाद स्टार्ट हुआ? वेरिफिकेशन 2017 से चालू है। तो फिर इतनी बड़े संख्या में जो हुआ और जो आरोप लगे, तो इसमें क्या है फिर? तो रोहिंग्याओं का ही इसमें तो हाथ आ रहा है। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। आप देखिए, आप हैदराबाद में देखिए जी, तेलंगाना में देखिए जी, रोहिंग्या का जो सपोर्ट है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सम पॉलिटिकल पार्टी एंड एनजीओस। दिल्ली में भी आप देखिए, मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा जी, बट दे वेर यूज्ड इन दिल्ली राइट्स जो सीए के प्रोटेस्ट में हुआ। बहुत सारे रोहिंग्या वहां पे शाहीन बाग से ले जाया गया था उनको, और ये तो सबने देखा, करने के लिए दे वेर इन्वॉल्व्ड। और ये शायद दिल्ली पुलिस के चार्जशीट में भी आया है। सबसे बड़ा जो एक और है, आप रोहिंग्या के बारे में आप जानेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो सबसे बड़ा थ्रेट हुआ कि वहां तक कैसे पहुंच गए। जब दिल्ली पुलिस ने इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया,
तो दे ऑल माइग्रेटेड टू जम्मू एंड जम्मू। कश्मीर एंड दे स्टार्टेड मैरिंग द कश्मीरी पीपल। सो दीज वर द थ्रेट्स। तो इनका जो आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल इन झारखंड का मैं बात करूंगा, क्योंकि डेमोग्राफी वाकई में बहुत चेंज किया है। आप वेस्ट बंगाल को भी देख लीजिए, वहां पे भी इनका डेमोग्राफी चेंज हुआ है। उनका आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन नहीं होता है क्योंकि, और उनका पुलिस रिपोर्टिंग नहीं होता है। पुलिस रिपोर्टिंग अगर मैं ऑब्जर्व किया हूं, मैंने अपने आंखों से देखा है, तो वो दिल्ली तक ही सीमित है। क्योंकि एक चीज जो आपने जम्मू का नाम लिया, तो ये मुझे जहां तक याद है, जब कुछ राज्यों में कार्रवाई थोड़ी सरकारों ने कड़ाई करनी स्टार्ट की थी, तो ये सब जम्मू, फिर मामला जम्मू तरफ उठने लगा था। तो ये बता रहा है कि अन्य राज्य भी भारत के इसी तरह से प्रभावित होंगे, यहाँ कार्रवाई होगी, यहाँ से वहाँ भागेंगे, वहाँ फिर हुड़दंग करेंगे या फिर वारदातों को अंजाम देंगे। तो ओवरऑल ये तो कहीं ना कहीं सिनारियो खराब हो रहा है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि गृह मंत्रालय कहता है कि लगभग 40,000 रोहिंग्या भारत में हैं। बिल्कुल। मीडिया कुछ और कह रही है, आंकड़े भी आ रहे हैं रोहिंग्याओं को लेके। एज ए एक्सपर्ट आपने जो काम किया होगा, तो आपके अनुसार क्या लगता है, ये लगभग कितने आंकड़े रहे होंगे इंडिया में या है रोहिंग्या को लेके? भारत सरकार ने एक एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें आंकड़ा बताया गया है लगभग 5 लाख। 5 लाख? 5 लाख। और प्रतिदिन वो आ रहे हैं। जब हम और आप अभी बात कर रहे हैं तो वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने इतनी गंभीर स्थिति है? इतनी गंभीर स्थिति है, वो हर दिन आ रहे हैं। तो फिर आखिर बॉर्डर क्रॉस कर रही है और हम ये बात करते हैं कि हम यहाँ वेरिफिकेशन करते हैं, तो बॉर्डर जब क्रॉस करने दिया जा रहा है, तो हम और आप कैसे सोच सकते हैं कि भारत के अंदर घुस के और आप उसका वेरिफिकेशन, जब घुस जाते हैं तो वेरिफिकेशन करेंगे, बॉर्डर पे अगर वो नहीं हो रहा, तो यहाँ कौन सरकार है? फिर हम राज्य सरकार को क्यों कह रहे हैं? फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेवार है। बिल्कुल। अभी फेंसिंग चालू है। क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल है क्या कि अंदर की सीमा में, देश की सीमा में कोई घुस जाए और उसके बाद आप जांच कर ले, कोई दिल्ली में है, कोई नोएडा में बैठा हुआ है, कोई साउथ इंडिया में बैठा हुआ है, कोई वेस्ट इंडिया में बैठा हुआ है, कैसे आप उनकी पहचान करेंगे और कैसे आप उनको डिपोर्ट करेंगे? फिर तो आपको सबको डिपोर्ट करना होगा। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? वही तो बता रहा हूँ कि आज के डेट में आप देखिए कि कितने रोहिंग्या डिटेंशन सेंटर में हैं। उनका चिन्हित करना काफी मुश्किल है। चिन्हित उन्हीं को किया जा रहा है जिनके पास यूएनएचसीआर का रिफ्यूजी कार्ड है या असाइलम सर्टिफिकेट है। उनको चिन्हित करना आसान है, लेकिन जो यूएनएचसीआर डेटाबेस में नहीं है, जो यूएनएचसीआर से कभी रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, जो इलीगली रह रहे हैं और वो रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, उनको चिन्हित करना असंभव है। इसके लिए एक ही तरीका है कि भारत सरकार को बॉर्डर चेक पॉइंट्स में अपना बेस बनाना पड़ेगा। एफआरआरओ जो दिल्ली में बैठी है, वो एफआरआरओ का एक सैटेलाइट ऑफिस सारे बॉर्डर क्रॉस पॉइंट्स में होना चाहिए। और बॉर्डर फेंसिंग तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको करना ही करना है। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं रोहिंग्याओं की जो समस्या है आज इसलिए बड़ी हो गई है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इस समस्या को बड़ा हल्के में लिया या अनदेखा किया? 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार, बिल्कुल, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसके पहले जितने भी सरकार आई किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनका एक ही मुद्दा था कि जितने भी शरणार्थी आ रहे हैं, जितने भी इलीगल इमिग्रेंट आ रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम के विचारधारा में कि सबको रिफ्यूजी दो, एवरीवन हैज अ राइट टू शेल्टर इन इंडिया। और संवैधानिक तौर पे आर्टिकल 21 यही बोलता है कि शरणार्थी हो या भारत के नागरिक हो, सबको इक्वल राइट्स होना चाहिए। दे शुड हैव एक्सेस टू कोर्ट। तो आप उनको आने दो और टेम्परेरी सेटलमेंट करो, टेम्परेरी उनको रहने दो। ये पुराने सरकार का एजेंडा रहा है। 2017 से पहले मुझे नहीं लगता है कि किसी को रोहिंग्या इश्यूज के बारे में बहुत कुछ ज्यादा पता था। भारत सरकार के इंटेलिजेंस ब्यूरो हाल के वर्षों में खासतौर पर बहुत ज्यादा सक्रियता दिखाई गई है। 2014 से आज की जो सरकार है, भाजपा सरकार, 2014 से लेके 2016-17 तक आईबी के रिपोर्ट साफ कहता है कि काफी सारे रोहिंग्या आए और उनको रेडिकलाइज किया गया। अब उनको ट्रेस करना भी मुश्किल हो गया जिनको रेडिकलाइज किया गया, क्योंकि ये माइग्रेट कर जाते हैं, एक जगह स्थिर रहते नहीं है। आज वो बंगाल में है तो कल वो जम्मू में होंगे और परसों वो हैदराबाद में होंगे।
और चौथे दिन वो मलेशिया और थाईलैंड भी निकल जाते। बट बट जो समस्या तो विकराल होती जा रही है। आप कह रहे हैं कि हम और आप बात कर रहे हैं और रोहिंग्या बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं। 5 लाख आपने समस्या बताई, बॉर्डर पे हम रोक नहीं पा रहे हैं। यहाँ हम संसद में चिल्लाते हैं कि हम उनको भगा देंगे या जो भी कार्रवाई करेंगे। समस्या तो विकराल होती जा रही है। आप देखिए, हरियाणा जला, मणिपुर जला, राजस्थान जला, पीछे के स्टेट कितने जले और आगे कितने जलेंगे। तो आज़ादी के पहले तो मुझे लगता है कि इस तरह की स्थिति नहीं थी, राज्य नहीं जल रहे थे, या आज़ादी के बाद भी इस तरह से राज्य नहीं जले हैं। अभी तो स्थिति बहुत ही खराब चल रही है। मुझे लगता है जब जब कुछ होगा, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार कर दिए गए हैं क्योंकि रोहिंग्याओं की आड़ में राज्यों में स्थिति खराब की जाएंगी। आप ये देखिए, मेरा अपना ओपिनियन। नहीं बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। अगर आप देखें जितना भी इंसिडेंट हुआ है जिसमें राइट्स वगैरह हुए हैं, सब में रोहिंग्या का इन्वॉल्वमेंट साफ तौर से दिखा जा रहा है। सबसे बड़ा एग्जांपल दिल्ली राइट्स है, एंड दे वर फंडेड बाय एनजीओस। भारत सरकार ने एक अभी सबसे अच्छा काम किया है, एफसीआरए रेगुलेशन में बहुत सारे एनजीओस का रजिस्ट्रेशन को बंद किया है जी, इनका एजेंडा मैं समझाता हूँ। लगभग यूएनएस 3-3.5 हजार कुछ साल पहले सीधे वो किया था। उसके बाद लगातार सरकार सक्रिय है, केंद्र सरकार बिल्कुल सक्रिय है। यूएनएचसीआर भारत में उनका काम एक है मॉनिटरिंग करना और इवैल्यूएशन करना, बाकी इनका सारा काम एनजीओस करती हैं। जो एनजीओ सक्रिय है आपका बंगाल में, जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज को आने में भी मदद करती है जी। और अगर कोई डिटेंशन सेंटर में है उनको जेल से निकालने के लिए भी वो काम करती है। दिल्ली में भी बहुत सारे एनजीओज हैं जो यूएनएचसीआर के पार्टनर एनजीओ हैं, जिनको यूएनएचसीआर करोड़ों की फंड देती है कि आप रोहिंग्या को प्रोटेक्ट करें अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन और अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट। इनको पैसा यूएनएचसीआर देती है। कुछ फंड रोहिंग्या के लिए करते हैं, बाकी जो फंड है दे आर ऑल यूटिलाइज्ड फॉर एंटी सोशल एक्टिविटीज। ये एनजीओस, जैसे मैं भारत सरकार के पास जो जितने भी डेटाबेस है, दे आर आइडेंटिफाइड नाउ, जितने भी हैं जिनको बैन किया गया है, ये आप देखिए कौन कौन से प्रोजेक्ट में, भारत सरकार के प्रोजेक्ट्स में वो दे एक्टेड एज एन इम्पेडिमेंट। 4 धाम प्रोजेक्ट्स, भारत सरकार का विरोध करने के लिए एक एनजीओ आई, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई कि 4 धाम प्रोजेक्ट को रोका जाए। क्यों? बॉर्डर में हाईवे जो भारत सरकार बना रही है उनको रोका जाए। एंटी एस्टैब्लिशमेंट एजेंडा इनका है। तो ये फंड कहाँ से आया? भारत को तोड़ने के लिए। बिल्कुल, ये फंड कहाँ से आया? फंड आया यूएनएचसीआर से, रोहिंग्या के आड़ में, कि मैं करोड़ों रुपया मंगा रहा हूँ, मिलियन ऑफ डॉलर्स आर बीइंग सेंट बाय यूएनएचसीआर हेडक्वार्टर to the UNHCR India for the refugee, but a large part of money, large part of aid that is coming to UNHCR are being used, are being given to many NGOs for anti-establishment. Delhi Rights और CAA में who are involved, which NGOs were involved? भारत सरकार के पास पूरा डेटा है, and those NGOs were involved और उनका FCRA रजिस्ट्रेशन को बंद किया गया। ये हो गया। सीए प्रोटेस्ट में वही है। नो वायलेंस में भी देयर आर एनजीओज हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड टू रिहैबिलिटेट दोज रोहिंग्यास हु आर एलिजेडली एविक्टेड, जिनको एविक्ट कर दिया गया, जिनको हरियाणा छोड़ के जाने को कहा। बट एनजीओज है जो उनको वापस हरियाणा में, मेवात में, नूह में उनको रिसेटल करा। और ये वो यूएनएचसीआर है जो रोहिंग्याओं के मुद्दे पे आंसू बहा रहा है, सेटलमेंट और रिसेटलमेंट की बात करता है। और जब कश्मीरी पंडित जब जा रहे थे उसमें इसको दर्द नहीं हुआ था। बिल्कुल आपने सही बात बोला। आप बताइए, पाक हिंदू रिफ्यूजीज जो हैं, जो हिंदू शरणार्थी हैं, जो पाकिस्तान से आते हैं, उनके लिए यूएनएचसीआर का कोई मैंडेट नहीं है, कोई दायित्व नहीं है। तो अब मैं सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, यूएनएचसीआर इज वर्किंग इन द इंडियन सॉइल, यूएनएचसीआर इज एक्टिंग एज अ पुल फैक्टर कि शरणार्थी आ रहे हैं, सबसे ज्यादा शरणार्थी रोहिंग्या आ रहे हैं, अफगान आ रहे हैं, दे आर ऑल मुस्लिम्स, यूएनएचसीआर के कारण ही आ रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन चाहिए। भारत सरकार उनको इलीगल इमिग्रेंट मानती है। अब भारत सरकार ने सीएए लाया, सीएए में जितने भी माइनॉरिटीज हैं, जैसे हिंदू हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, पारसी हो गए, हिंदू सिख हो गए अफगानिस्तान से, सबको भारत सरकार ने आमंत्रित किया है। आप भारत सरकार भारत में आए और सिटीजनशिप लें 7 साल के समय पे।
अब ये जो हैं पाक हिंदू रिफ्यूजी, उनके पास आज ना बिजली है, ना पानी है, ना प्रोटेक्शन है, ना घर है, कुछ नहीं है उनके पास। यूएनएचसीआर इनके लिए कुछ नहीं कर रही है, जबकि यूएनएचसीआर बाकी रिफ्यूजीज के लिए कर रही है। तो UNHCR, why UNHCR is still there in India if they are so much of problematic for the government of India? तो भारत सरकार को UNHCR से बात करना होगा कि आप अपना मैंडेट को बंद कीजिए। भारत सरकार ये पहला सरकार नहीं होगा जो UNHCR के मैंडेट को बंद करेगा। बहुत सारे सरकार हैं, इजराइल फॉर एग्जांपल है जो नहीं, भारत सरकार बात कर रही है, लेकिन वो कितनी तत्परता के साथ है, कितनी एक मजबूती के साथ अपनी बातों को रख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वैश्विक संगठन है, तो कहीं उसको पूरी तरह तो कोई कह नहीं सकता है। और आप तो खुद इसके एक्सपर्ट रहे हैं, वहाँ काफ़ी अच्छा पालन हो रहा है, लेकिन कितनी मजबूती के साथ वो रख रही है, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। नहीं, मैं यही कहूँगा कि सरकार का जो डिप्लोमेसी है जी विथ अदर कंट्रीज और इवन विद द UN, जी जी, इट कैन नॉट बी बियॉन्ड द नेशनल इंटीग्रिटी। नेशनल इंटीग्रिटी जो है और नेशनल सिक्योरिटी है, दिस शुड बी द प्राइमरी फोकस। डिप्लोमेसी कैन बी, डिप्लोमेसी इज अ लार्जर एजेंडा एंड इट कैन बी टेकन केयर ऑफ। आप ये बताइए कि इतने सारे मुसलमान जो प्रताड़ित, अपने आप को कहते हैं कि प्रताड़ित होके मुसलमान देश को ही छोड़ के आ रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रताड़ना मुसलमान कंट्रीज में ही हो रहा है। चाहे आप देखिए यज़दीज को देखिए, या तालिबान रेजिम में अफगानिस्तान में हजारास को देखिए, शिया सुन्नी को देख लीजिए आप सीरिया में। तो वाई दे आर, वो शरणार्थी जो हैं वो भारत की तरफ क्यों आ रहे हैं? और सबको लगता है कि अफगानिस्तान के शरणार्थी हों या म्यांमार के हों या बांग्लादेश, तो सबका हब है ना जो इंडिया ही बना रहेगा। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारत के जो हिंदू शरणार्थी हैं, जो रिफ्यूजी का जो कंसेप्ट है, जो इंटरनेशनल पैरलेंस में जो बनाया गया है, रिफ्यूजी का जो मतलब है आमतौर के भाषा में, या जो हम देखते हैं वो कौन है? मुसलमान प्रताड़ित जो होते हैं वही शरणार्थी हैं। अब देख लीजिए सीरियन को देख लीजिए, अफगानिस्तान के जितने भी रिफ्यूजी आप देख लीजिए, सूडान में देख लीजिए, और जितने भी मिडिल ईस्ट और नॉर्दर्न अफ्रीका के कंट्रीज को देख लीजिए, मेजॉरिटी ऑफ देम आर मुस्लिम। बट ये जो रिफ्यूजी का जो डेफिनेशन है वो व्हाई इट इज नॉट फिट फॉर माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान, जैसे आपके हिंदू रिफ्यूजीज हो गए, अफगानिस्तान में हिंदू सिख रिफ्यूजीज हैं, उनको मान्यता रिफ्यूजी का क्यों नहीं देती है? उनको विश्व में उनको रिफ्यूजी स्टेटस मिलना काफी मुश्किल है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि उनका जो लेवल ऑफ प्रोसिक्यूशन है उनके डेफिनेशन में नहीं आता है, तो उनको हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे। अगर आज के दौर पे अगर कोई हिंदू सिख अगर यूके जाए, अमेरिका जाए और बोले कि मैं अफगानिस्तान छोड़ के आया हूँ क्योंकि मुझे वहां पे प्रताड़ित किया गया, मेरे को राइट्स नहीं दिया गया, मेरा धर्मांतरण हुआ, तो वहां की सरकार उनको वापस भेजेगी, बोलेगी कि वहाँ रूल ऑफ लॉ है, वहाँ की सरकार में आप भी शामिल हैं। आप देखेंगे पाकिस्तान में भी काफी हिंदू समुदाय के लोग हैं, पार्लियामेंट में है, अफगानिस्तान में भी हैं। तो वो कहेंगे कि वहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ है वो आपको, दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू प्रोटेक्ट यू, तो उनको रिफ्यूजी स्टेटस उनको नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ा जो विचार करने योग्य जो बात है कि अब बात होना चाहिए जो माइनॉरिटीज हिंदूज हैं उनके बारे में, इसीलिए आप देखिए कश्मीरी पंडित, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन का जो मतलब है, प्रताड़ना या नरसंहार या जेनोसाइड, वॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, दे ऑल अप्लाई फॉर मुस्लिम, दे डोंट अप्लाई फॉर हिंदूज। क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? रीजन जो ये कॉन्सेप्ट है रिफ्यूजी का, इसको देख के, क्योंकि रोहिंग्याओं के मामले में बहुत लोगों को यही पता है कि रोहिंग्या मतलब मुस्लिम, रोहिंग्या यहाँ भी हिंदू हैं, रोहिंग्या हिंदू भी हैं, लेकिन जनरली लोगों को पता होता है कि मुस्लिम। तो हिंदुओं शरणार्थी तो शरणार्थी हैं, भारत में भी शरणार्थियों का इतिहास रहा है, शरण भारत देता रहा है, लेकिन देखा जाए तो रोहिंग्याओं के मामले में बाकी शरणार्थी यहाँ की संस्कृति में घुल मिल के रह गए, भारत ने एक्सेप्ट किया, भारत को उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन रोहिंग्याओं के मामले में एकदम स्थिति उलट है, जहां रहे वहां दंगा फसाद इस तरह की अस्थिरता को उन्होंने
कहीं ना कहीं जन्म दिया। क्या कहेंगे आप इस पे? भारत सरकार का जो मैंडेट रिफ्यूजी हैं वो तिब्बतियंस हैं, कुछ हद तक श्रीलंकन्स हैं, इन लोगों को वो मान्यता देती है। बट जो यूएनएचसीआर मैंडेट रिफ्यूजीज हैं, जैसे अफगान हो गए, रोहिंग्या हो गए, या फिर अफ्रीकी मुल्क के लोग हो गए, जो भारत में शरणार्थी भारत में यूएनएचसीआर में जो रिफ्यूजी स्टेटस के लिए आते हैं और शरण लेते हैं, उनको भारत सरकार इलीगल इमिग्रेंट ही मानती है। उनको रिफ्यूजी स्टेटस, उनका जो यूएनएचसीआर का जो मैंडेट जो रिफ्यूजी स्टेटस है, उनको ये नहीं मानती है। अच्छा, एज ए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट आपसे मेरा एक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्याओं के रोटी, कपड़ा और मकान को लेकर बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध को देखते हुए चीज़ें बाहर नहीं आ पा रही हैं या फिर उस तरह से जजमेंट नहीं आ पा रहा है, मुझे नहीं पता। तो एक वकील के तौर पे, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट के तौर पे मैं जानना चाहूँगा कि ओवरऑल क्या स्थिति है सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ें याचिकाएं डाली गई उसको लेके। आप देखिए, मोहम्मद सलीमुल्लाह का केस अभी सब जुडिस है। मोहम्मद सलीमुल्लाह का केस का एक इंटरिम ऑर्डर आया था 2021 में, जिसमें आर्टिकल 21 राइट टू इक्वालिटी की बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड वहां तक सही है कि राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 21 सबके लिए एक है, चाहे वो भारत में आए हुए शरणार्थी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे लीगल इमिग्रेंट भी हो और चाहे भारत के नागरिक हो। इतना प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड काफी क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट इंटरवीन्ड इनटू द एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन है भारत सरकार का कि रोहिंग्या को डिपोर्ट करना है, तो आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी नहीं किया है। तो जो 2021 का जो जजमेंट है, जो ऑर्डर है मोहम्मद सलीमुल्लाह का केस का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि डिपोर्टेशन जारी रहेगा, आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन, ट्रेसिंग एंड ट्रैकिंग जारी रहेगा। डिपोर्टेशन शुड फॉलो रूल ऑफ लॉ, कि कानूनी तौर पे उनको डिपोर्ट किया जाए। कानूनी तौर क्या हो सकता है, उनका भारत सरकार आइडेंटिफाई करेगी और वेरीफाई करेगी म्यांमार सरकार से कि ये जो व्यक्ति जो भारत में है, जो अपने आप को क्लेम कर रहा है कि मैं म्यांमार से आया हूँ और मैं रोहिंग्या हूँ और मैं मुसलमान हूँ, क्या ये वाकई में म्यांमार का है या नहीं। तो ये डिपोर्टेशन प्रोसेस में अभी भारत सरकार जो है, मुझे लगता है अभी एक आध मैटर में बात भी किया था कि बहुत सारे मामले में उनका आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन चालू है म्यांमार सरकार के साथ। तो जैसे जैसे वो होता रहेगा उनका डिपोर्टेशन होता रहेगा। लेकिन इतने लार्ज नंबर में है कि इनका एक साथ डिपोर्टेशन होना असंभव है। तो जैसे आपसे मैंने बात किया कि इनको बॉर्डर चेक पॉइंट्स में ही रोकना पड़ेगा। इनका आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन आपके बॉर्डर क्रॉस चेक पॉइंट्स में ही होना चाहिए। दिल्ली में आके काफी मुश्किल होगा, हैदराबाद में इनका वेरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन मुश्किल होगा, जम्मू में मुश्किल होगा, क्योंकि ये फिर आप भारत सरकार का, इनके पास आधार कार्ड है, तो आप कैसे आप उसको उसके वैलिडिटी को आप कैंसिल करेंगे। एग्री। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। अच्छा, देश में एक बहुत बड़ी चिंता ये भी एक उभर के आती है कि रोहिंग्या जो असहाय हैं या फिर जो बेरोजगार युवा हैं रोहिंग्याओं के, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और कई आतंकवादी संगठन जैसे कि मान लीजिए अलकायदा हो गया, इस तरह के लोगों का ये आसानी से शिकार बन जाएंगे, जो भारत के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरे के समान होगा, थ्रेट के समान होगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब आप देखिए कि सोशल मीडिया का ज़माना है। इट इज़ वेरी इजी टू रेडिकलाइज एवरीवन। लाइक आईएसआईएस का मॉड्यूल जो चल ही रहा है, एंड आईबी का रिपोर्ट मेरे ख्याल से ये भी कहता है कि दे आर ऑलरेडी बीइंग रेडिकलाइज। उनका रेडिकलाइजेशन होता रहता है। सबसे ज़्यादा जो मेरे समझ में आता है कि जो मेन ऑफ फाइटिंग एज है, जो युवा हैं, उनका रेडिकलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है और रोहिंग्या का हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर हो रहा है तो यूपी में हो रहा है, आपके सहारनपुर में हो रहा है, और जो दूसरा हो रहा है वो आपके हैदराबाद में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत के जितने भी एजेंसीज हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनका नज़र तो होगा ही। एक बड़ा सवाल एक और भी है कि क्या भारत सरकार मुस्लिम देशों की परवाह में रोहिंग्याओं को बर्दाश्त कर रही है? नहीं, ये बिल्कुल बात सही नहीं है। भारत सरकार जो है, इंडियन गवर्नमेंट इज ओनली ऑब्लिगेटेड। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं ना कि रोहिंग्याओं की जो समस्या है अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय। और देखिए, अगर बिम्स्टेक के मैटर पर देखा जाए तो म्यांमार और बांग्लादेश साथ इसका वो है,
बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है इंडिया, तो कहीं ना कहीं रोहिंग्याओं के मैटर पर तनिक भी भारत से कोई चूक होती है तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में म्यांमार को और बांग्लादेश को भारत नाखुश करता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो मुस्लिम देश भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह से एक वो धारणा बना दी गई कि रोहिंग्या मतलब मुस्लिम, तो मुस्लिम देश भी कहीं ना कहीं नाखुश होंगे। आप ये मेरी सोच है, आप इससे कितना सहमत हैं? मैं तो ये कहूँगा कि भारत सरकार सिर्फ भारत में जितने मुसलमान हैं, हाँ, उनके लिए उनका ऑब्लिगेशन है। तो भारत में जितने मुसलमान हैं, दे आर सेफ अंडर द प्रेजेंट गवर्नमेंट, उनके पास सारा राइट्स वगैरह है। बट इंडिया हैज नो ऑब्लिगेशन, इंडिया का भारत सरकार का कोई दायित्व नहीं है फॉर रोहिंग्या या फिर कोई भी मुसलमान रिफ्यूजी हैं या मुसलमान शरणार्थी हैं जो भारत में आते हैं। आप बांग्लादेश और म्यांमार सरकार और यूएनएचसीआर के तीनों के बीच एक संधि हुआ। संधि में ये कहा गया कि जितने भी मुसलमान रोहिंग्या हैं बांग्लादेश में, उनको सही टाइम आने पे, सही समय पे उनको रिटर्न किया जाए म्यांमार सरकार। आज के दौर पे भारत का एक अच्छा रिलेशनशिप है बांग्लादेश के साथ, तो भारत सरकार को एक संधि करना चाहिए बांग्लादेश सरकार से कि जितने भी रिफ्यूजीज, रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं भारत में, उनको डिपोर्ट किया जाए या भेजा जाए बांग्लादेश उनको तो सही समय पे। मैं यहाँ रोकूंगा, मैं आपकी बात से बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है। म्यांमार को भेजना और बांग्लादेश को रखने के लिए मजबूर कर देना रोहिंग्या को, ये एंगल आपसे निकल के आ रहा है, इतना आसान है क्या? इसमें मजबूरी क्या है? जब एक एग्रीमेंट बना हुआ है, यूएनएचसीआर का एग्रीमेंट है, बांग्लादेश का एग्रीमेंट है। 11 साल पहले बांग्लादेश की पीएम बोल रहे हैं साफ साफ कि रोहिंग्या मेरी जिम्मेवारी नहीं है। आज के दौर पे तो है, आप देखिए मान लेंगे वो, आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए बांग्लादेश का क्लियर कट अभी एग्रीमेंट है, बांग्लादेश, म्यांमार सरकार और यूएनएचसीआर का, तीनों ने एग्री किया है कि 90 लाख रिफ्यूजीज जो बांग्लादेश में है, आप उनको एक आइलैंड में उनको रखा गया है, भाषण 4 आइलैंड में, उनको तरीके से जब भी सिचुएशन म्यांमार का सही होगा उनको रिटर्न फैसिलिटेट करेगी यूएनएचसीआर, म्यांमार और बांग्लादेश सरकार तीनों मिलके। वहीं से तो आ रहे हैं हमारे यहाँ। लेकिन मुझे लगता है कि बांग्लादेशी सरकार, आंग सान सू की और वहां की सेना, म्यांमार की सेना, तो यही लोग तो पल्ला झाड़ रहे हैं रोहिंग्याओं की समस्या से। तो मैं दोबारा तो यही कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्टैंड क्लियर किया है कि वी आर नॉट बॉदर्ड व्हाट इज हैपनिंग इन म्यांमार। एग्री, हाँ। तो दे शुड बी डिपोर्टेड, राइट? So they should be either deported by identification and verification to Myanmar. Otherwise, the numbers are so huge that for a temporary period, Indian government may want to return them or to deport them back to Bangladesh. जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनका आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन रोहिंग्या का इसलिए मुश्किल है क्योंकि यूएनएचसीआर ने बहुत सारे बांग्लादेशियों को भी रिफ्यूजी कार्ड दे के रखा है, क्योंकि इंटर जो एथनिक मैरिज है उसमें काफी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने एक साथ मिलकर शादी किया है और उनके बच्चे भी हैं। तो अब मैं कैसे बताऊं कि कौन रोहिंग्या है और कौन बांग्लादेशी है? उनके बच्चों को मैं क्या स्टेटस दूं? वो रोहिंग्या कहलाएंगे या बांग्लादेश कहलाएंगे? तो ऑन अ सेफर पार्ट मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि भारत सरकार को बांग्लादेश सरकार से बात करनी चाहिए और उनको वापस भेजना चाहिए बांग्लादेश। आप देखेंगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे रोहिंग्या यूनाइटेड अरब अमीरात वहां पे भी हैं जी, तो उनका डिपोर्टेशन जो करती है अमीरात, सऊदी अरेबिया में जो रोहिंग्या है उनको डिपोर्ट कहाँ करती है उनकी सरकार? उनको बांग्लादेश में डिपोर्ट करती है, ना कि म्यांमार में करती है। जितने लोग आज लगभग 5 लाख लोग अगर रोहिंग्या रिफ्यूजीज अगर भारत में हैं, तो लगभग 2 से 2.5 लाख लोग जो रोहिंग्या रिफ्यूजी है वो सऊदी अरेबिया में भी हैं, दुबई में भी हैं। उनका इकामा जो होता है, वर्क जो कार्ड होता है, वर्क परमिट कार्ड, अगर उनका एक्सपायर होता है और आइडेंटिफिकेशन तो उनका होता नहीं है, और ये भी वहां के रजिस्टर्ड रिफ्यूजी हैं, जैसे भारत में रोहिंग्या रिफ्यूजीज रजिस्टर्ड है, तो उनका डिपोर्टेशन म्यांमार में ना होके बांग्लादेश में ही होता है। तो ये भारत सरकार भी तो कर सकती है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। नो डाउट ये आप भी मानते हैं और दुनिया मानती है कि वैश्विक समस्या बन चुकी है शरणार्थियों की समस्या। एक सुप्रीम कोर्ट के वकील से मैं अगर ये पूछूं कि इसको एक केस के तौर पे आप देखें, तो आप एक वकील के तौर पे इसमें कैसे जीत हासिल करेंगे?
अभी सुप्रीम कोर्ट का ओवरऑल अगर मेरे पूछने का मतलब समाधान की तरफ है कि आपके तहत एक वकील के तौर पे क्या समाधान निकालेंगे आप? मैं एक बैलेंस अप्रोच लूँगा फॉर अ ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न। अब दुनिया में सारे लोग जान रहे हैं कि रोहिंग्या का प्रताड़ना हो रहा है, नरसंहार हो रहा है। मैं एज़ अ वकील ये चाहूँगा कि भारत में आएँ, अगर वो हैं, आना तो उनको मना करना है, उनको रोकना है। अगर वो आ चुके हैं, तो सारे लोगों का प्रोफाइलिंग ज़रूरी है। आज के दौर पे आप देखेंगे कि भारत में डिटेंशन सेंटर में रोहिंग्या के बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और औरतें भी हैं। इनको डिटेंशन सेंटर में रखने से का कोई फ़ायदा नहीं है। दे आर नॉट थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रिटी। उनका प्रोफाइलिंग करके आप उनको पुलिस रिपोर्टिंग कराओ, ट्रेस कराओ, जो भी कराना कराओ, जो आमतौर पे होता है, बेल कंडीशन होता है और जब टाइम आएगा दे विल बी डिपोर्टेड। लेकिन आप प्रोफाइलिंग कीजिए, जो यूथ हैं, जो युवा रोहिंग्या आते हैं, आप उनको प्रोफाइलिंग कीजिए। अगर आपको डिटेन करना है तो आप उनको डिटेन कीजिए, लेकिन सबका इंडिविजुअल असेसमेंट और इंडिविजुअल प्रोफाइलिंग ज़रूरी है। डिपोर्टेशन आप उनको कीजिए केस टू केस बेसिस में। आप एक साथ सबको डिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। शुक्रिया पंकज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बड़ी बेबाकी से अपनी सारी बातें रखी। तो ये थे पंकज जी, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और दूसरी तरफ यूएनएचसीआर में लंबे समय तक रीसेटलमेंट एक्सपर्ट के तौर पर काम भी कर चुके हैं, जिन्होंने बताया कि रोहिंग्या सच में देश के लिए एक बड़ी समस्या है। पंकज जी की ये बात बहुत ही गौर करने लायक थी कि हम और आप बात भी कर रहे हैं तो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं रोहिंग्या। सोचिए कितनी बड़ी समस्या है। लगभग 5 लाख रोहिंग्या हमारे देश में मौजूद हैं। ये समस्या आने वाले समय में कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी विकराल हो सकती है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि किसी भी देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए अगर कोई देश एक्शन लेता है तो पूरे देशवासियों को, लोगों को उसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी कीमत पर हम अपने देश की एकता और अखंडता के साथ समझौता नहीं कर सकते। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।